I'm just waiting, गौतम एक्सेप्ट करें। मैंने उनको रिक्वेस्ट भेज दिया है एंड देयर ही इज। क्या हाय गौतम, आप बताओ क्या चल रहा है? ठीक हो? सब ठीक, आप बताओ। घर में बड़ा मुश्किल वक्त आ गया हम सबके लिए वैसे। हाँ, बहुत मुश्किल इनफैक्ट, बट एक ही तरीका है इससे जीतने का कि अगर हम सब इकट्ठे मिलके काम करें, बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली और मैं वही अभी बात कर रहा था कि आपका तो 1 साल होने वाला है एज मेंबर पार्लियामेंट। शायद आपके लिए ये दिन ज्यादा मुश्किल है बनस्पत बाकी खिलाड़ियों के लिए या क्रिकेटर्स के लिए या स्पोर्ट्समैन के लिए, क्योंकि उनके लिए तो चलिए फिक्र डिफरेंट है, लेकिन आपके लिए शायद दायरा बढ़ जाता है। देखिए, मैंने ना पिछले 1 महीने से हर व्यक्ति को यही चीज बोली है कि इस लॉकडाउन को ना पॉजिटिव तरीके से देखना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ नेगेटिव तरीके से बात करेंगे, यार मैं घर पे बैठा हूँ, कुछ करने को नहीं है, इनफैक्ट ये टाइम है जब आप एक्चुअली लोग आपसे बात करते हैं कि देश ने आपके लिए क्या किया। आज वक्त है कि आप देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हैं सही नियत के साथ। जरूरी नहीं है कि बड़े कंट्रीब्यूशन, आज आप अपनी जो देश सेवा की भावना है वो बाहर लेके आ सकते हैं, तो इसको एक पॉजिटिव तरीके से देखिए। आज आपके पास एक ऐसा मौका है कि अगर कोई गरीब आदमी या कोई ऐसा आदमी जो आप रोड पे देखते हैं जिसके पास खाने को नहीं है, उसको खाना भी देते हैं, तो ये एक आपको बहुत अच्छी आई थिंक सेल्फ जो एक रियलाइजेशन होती है ना, जो एक मौका मिलता है आपको कि आप देश के लिए कुछ कर सकेंगे, ऐसा मौका है। और प्लस आपके पास ये एक ऐसा मौका भी है कि आप अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, जैसे मैं पहले क्रिकेट में था, उसके बाद अब मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, तो पूरे 15-20 साल मेरे को कभी ऐसा टाइम नहीं मिला कि मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा टाइम गुजार सकूं। अब इस लॉकडाउन की वजह से मैं अपने बच्चों को दोनों को सुला पाता हूँ, उनके साथ शायद खेल सकता हूँ और ऐसा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ जो शायद मैंने पहले नहीं किया था। और इसके अलावा आप ऐसी चीजें। हाँ जी, नहीं मैं कह रहा हूँ, कल तो बेटी का बर्थडे था, बल्कि इनफैक्ट मैं देख रहा था। बहुत बहुत मुबारकबाद। शी इज 6 नाउ। शी 6, बट डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसकी सबसे पहली डिमांड ये है कि लॉकडाउन खुलने के बाद उसको हैमलेस लेके जाने, उसको 6 गिफ्ट चाहिए, क्योंकि वो 6 साल की प्रॉमिस किया है कि 6 हैमलेस से गिफ्ट चाहिए, उसको H&M से ड्रेसेस चाहिए, बीबा से सूट चाहिए। तो एक बार लॉकडाउन खुलेगा तो उसके बाद लेके जाएंगे। सही बात है। और जो लॉकडाउन की आप बात कर भी रहे थे गौतम, ये तो है कि हर इंसान को अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। कल मेरी हरभजन सिंह से बात हो रही थी और बच्चों ने बड़ी अच्छी एक बात की। अब कुछ लोग शायद इस बात से रिलेट कर पाए, कुछ इस बात से रिलेट नहीं कर पाएंगे। कहते कि दुनिया में मैं देख रहा हूँ, लोग कहते हैं यार इकोनॉमी का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहते हैं यार मैं तो दुनिया को ये कहता हूँ, जो अपनी जान बचा लेगा, अपनी हिफाजत खुद कर लेगा, वही उसकी सबसे बड़ी किस्मत है, वही उसकी सबसे बड़ी दौलत भी है। तो उनका भी ये कहना था, कहते मैं जब से ये लॉकडाउन है पाजी, मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। बेटी और वाइफ वो घर पे ही रहती हैं। मैं कभी कभी हफ्ते में एक बार जब मुझे राशन लेने जाना पड़ता है, मैं कार में बैठता हूँ। कहते सो मच सो कि मुझे ये कहा जा रहा था, गीता भाभी ने कहा होगा कि यार एक बार हमें नीचे तक ही ले जाओ, नीचे तक ले जाओ, गाड़ी में एक बार बिठाए लो। कहते मैंने वो भी मना कर दिया। तो ये तो है, जितना आप इस वक्त एहतियात बरतेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है, सबके लिए बेहतर है। जी बिल्कुल, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ भजीपा ने जो बोला है कि देखिए, सबसे कम से कम अगर आप अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं कि आप घर पे रहिए और जो एडवाइजरी है, जो गाइडलाइंस आपको दी जा रही है, उसको फॉलो कीजिए। और स्पेशली उन लोगों के लिए इमेजिन करिए कि डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गई, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, जो हमारे लिए फ्रंट पे लड़ रहे हैं, आप उनके लिए घर पे रहिए और उनके लिए घर पे रहिए और उनकी इज्जत करना बहुत जरूरी है। जो जरूरी नहीं कि हर लड़ाई आपको बॉर्डर पे ही दिखेगी लड़ते हुए। एक ये ऐसी लड़ाई है जहां पर आप इमेजिन करिए डॉक्टर्स 2-2, 3-3 दिन अपने घर नहीं जा रहे, 24 आवर्स के 48 आवर्स वो आईसीयू में काम कर रहे हैं। उनके भी छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनकी भी फैमिलीज है। तो आप उनको सोचते हुए ही अगर आप घर पे रहते हैं, आपके पास तो बहुत फॉर्चुनेट है हम लोग कि हमारे पास घर में हर तरीके की फैसिलिटीज है। सिर्फ गवर्नमेंट आपसे ये मांग रही है कि आप घर पे रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और कहीं ना कहीं घर से बाहर मत जाइए। इतना तो आप कर ही सकते हैं देश के लिए, और इतना हमारे को करना भी चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। अब मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया के जरिए या न्यूज चैनल्स पे देखता हूँ कि आपने भी दिल्ली में काफी बढ़ चढ़ के काम किया। सो मच सो कि लगता है कि जैसे सेंटर स्टेट का रिलेशन अब जाके दिल्ली में वर्केबल दिख रहा है। आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी की, नेशनल गवर्नमेंट बीजेपी की, आप बीजेपी के एमपी हैं, कहीं कहीं मुझे कोऑर्डिनेशन भी दिखता है, विच इज गुड। एक आपदा जो है अगर ह्यूमैनिटी को एक साथ ले आए तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। देखिए, ये लड़ाई पूरी देश की है, ये लड़ाई किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, और ये लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से जीती भी नहीं जा सकती। तो अक्रॉस पार्टी लाइन
और सबको मिलके काम करना बहुत जरूरी है और ऑनेस्ट इंटेंट के साथ काम करना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि नीयत साफ होनी चाहिए और नीयत ऐसी होनी चाहिए कि आपके पास सिर्फ एक इसी तरीके की नीयत होनी चाहिए कि आप जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं या जो लोग फ्रंट पे लड़ रहे हैं उनको कितनी फैसिलिटीज दी जाए और कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। कम से कम आप इतना करें, यही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा। जिस तरीके से हमने बात करी थी कि आज सरकार की सबसे बड़ी कमी किस चीज की, अगर आप देखें तो पीपीपी किट्स की शॉर्टेज है। तो हम ये चाहते हैं कि सब मिलकर कोई भी अगर अपनी तरफ से डोनेट कर सकता है या अपनी तरफ से काम कर सकता है तो डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए डोनेट करिए, कहीं ना कहीं आप राशन की किट्स डोनेट करिए, खाना डोनेट करिए, बहुत चीजें आपके पास करने के लिए अक्रॉस पार्टी लाइन। इस टाइम पे पॉलिटिसाइज करेंगे अगर आप चीजें तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। और प्लस जो चीज बोली जाए उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। प्रोमिसेस करना और उनको इम्प्लीमेंट करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी आगे आए, पॉलिटिसाइज कोई भी चीज ना करे और मिलकर इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश करे। और दिल्ली में केसेस लेकिन बढ़ते जा रहे हैं। ये बड़ी फिक्र की बात है कि दिल्ली, बॉम्बे, दो ऐसे शहर जहां पर केसेस कंट्रोल में नहीं आ रहे। देखिए हाँ, ये थोड़ी डिस्टर्बिंग है। इसलिए जैसे मैंने आपको बात बोली कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको प्रोएक्टिव रहना बहुत जरूरी है रादर देन रिएक्टिव। मैंने कहीं ना कहीं ये बोला भी था कि अगर आप लड़ाई से आगे सोचेंगे, अगर आप आगे का सोचेंगे वो बहुत जरूरी है रादर देन जैसे अगेन मतलब मेरा कोई भी मन नहीं है इसको पॉलिटिसाइज करने का, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुझे थोड़ा दुख होता है कि 3-3.5 हफ्ते लॉकडाउन के बाद, 3-3.5 हफ्ते लॉकडाउन के बाद भी जब मेरी बात हुई थी, हमारी सीएम ने सारे सातों के सातों एमपी से बात करी थी तो उन्होंने ये बोला कि आप हमारे को वेंडर्स के नाम दे दीजिए जिनसे हम पीपीपी किट्स खरीद सकते हैं। मतलब आप 3.5 हफ्ते के बाद भी आप वेंडर्स को ऑर्डर करेंगे, उसके बाद किट्स आएंगी। जबकि आपको प्रोएक्टिव रहना जरूरी था। आपको पता था कि सबसे ज्यादा जरूरत अगर किस चीज की है इस लड़ाई में तो वो डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए पीपीपी किट्स की है। और अगर दिल्ली सरकार को वेंडर्स की जरूरत पड़ती है, उनको वेंडर्स नहीं मिल रहे, जबकि मेरी फाउंडेशन ने ऑलरेडी 3 या 3.5 हजार किट्स बांट चुके थे। तो इसलिए अगर आपने वही चीज पहले की होती तो शायद आपके पास सफिशिएंट किट्स होती। और ये 3 हफ्ते बाद हुआ है और मुझे नहीं लगता कि अभी भी कोई भी किट ऑर्डर की गई है या कोई भी किट अभी तक आई है। तो ये थोड़ा डिसहार्टनिंग है। प्लस आपने इतने बड़े बड़े तो आप कह रहे हैं पीपीई किट्स आई ही नहीं है अभी तक। मतलब जो हम जो अखबारों में पढ़ते हैं कि इतना ऑर्डर हो गया, इतना आ जाएगा, वो सब अभी आपको लगता है कि नहीं पहुंचे? एक सेकंड पाजी, मैं एसी चला लूं, एक सेकंड। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड। गर्मी बढ़ भी गई है वैसे आजकल। हाँ, गर्मी बढ़ गई है। देखिए आज भी आप देखते हैं और पढ़ते हैं कि पीपीपी किट्स की कितनी शॉर्टेज है। और मेरे हिसाब से जब हम 3 हफ्ते के बाद जो मैंने वेंडर्स के नाम दिए थे संजय सिंह जी को और बाकी सीएम साहब को, मैंने बोला था कि आप मुझसे जितने वेंडर्स के नाम है जहाँ से हमने पीपीपी किट्स लिए आप वहां से ले सकते हैं। उन सारे वेंडर्स के नाम हमने दे भी दिए, मैंने नंबर्स भी दे दिए, कॉन्टैक्ट्स भी दे दिए। तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई भी ऐसी चीजें, अभी कोई भी प्रोक्योरमेंट हुई है। तो ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। उससे ज्यादा जो चीज अनफॉर्चुनेट मुझे नजर आई थी, जो मुझे बहुत खराब लगी, कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके आप कहते हैं कि आपने 80 लाख लोगों को खाना राशन दिया, 20 लाख लोगों को आप खाना खिला रहे हैं। उसके बावजूद इतने माइग्रेंट लेबर्स, आपने देखा होगा कि आनंद विहार बस स्टैंड पे थे, वो दिल्ली छोड़ के जा रहे थे। अगर आप 1 करोड़ लोगों को राशन और खाना दे रहे हैं तो कोई इस समय पे अपना घर छोड़ के कोई 2-2 दिन चल के अपने गांव में नहीं जाएगा। तो ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट था। बिकॉज जो भी आप डेटा दीजिए, जो भी आप नंबर्स दीजिए, आई थिंक फैक्चुअली करेक्ट होने बहुत जरूरी है। अगर आप कह रहे हैं कि जमीनी हकीकत डिफरेंट है, मुझे ये लगा, मेरे हिसाब से यही है कि अगर आपने 1 करोड़ लोगों को अगर आप खाना बांट चुके हैं, राशन दे चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी दिल्ली में भूखा सोता या फिर आज कोई भी दिल्ली में खाने की कंप्लेंट करता। बिकॉज 80 लाख लोगों को राशन बांटना और 20 लाख लोगों को खाना खिलाना, मतलब आप इमेजिन करिए कि 2 करोड़ की संख्या है दिल्ली की, 2 करोड़ लोगों की आबादी है, जिसमें हर दूसरे आदमी को खिला रहे हैं। एग्जैक्टली, हर दूसरे आदमी को खिला रहे हैं। तो ये जो नंबर्स है ना, ये आई थिंक मेरे को लगता है कि थोड़े ओवर द टॉप है। तो इसलिए जरूरत इस टाइम पे है ऑनेस्टी की। और अगर आप ऑनेस्टी से काम करेंगे, आप एक आदमी को खाना खिलाइए। मैं कह रहा हूँ कि मेरी फाउंडेशन में हम दिन में 6 या 7 हजार लोगों को ही खाना या राशन बांट पाते हैं। और उनके डेटा है हमारे पास, उनके एग्जैक्ट डेटा है कि हमने किस किस आदमी को, उसका नाम, किस झुग्गी में, किस सोसाइटी में, किस जगह वो रहता है, सबके डेटा मेरी फाउंडेशन के पास हैं। हमने ऐसा नहीं किया कि हमने 6000 पैकेट्स बांटे और हमने बोला हो कि हमने 20,000 पैकेट्स बांटे। देखिए सच्ची नियत की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए आई होप कि दिल्ली सरकार और बेहतर करेगी। प्लस
कल मैंने एक कमेंट सुना था जहां पर सीएम साहब ने ये भी बोला कि डॉक्टर जो कोविड नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं वहां पर उनको पीपीपी किट्स पहनने के बावजूद जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं तो उनको कोई एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी कि वो कैसे। आज अगर आप अपने डॉक्टर्स की इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करेंगे या क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए लड़ रहे हैं, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। आप कम से कम अगर आप कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम आप उनकी इज्जत करिए। इज्जत करना बहुत जरूरी है। वो अपना घर बार छोड़ के जा रहे हैं, वो एप्लीकेशन रिटर्न एप्लीकेशन दे कि वो पॉजिटिव कैसे पाए गए जब उनको पीपीपी किट्स पहनी हुई है और वो नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं। देखिए, इज्जत करना और फ्रंटलाइन वॉरियर्स की इज्जत करना बहुत जरूरी है। इंसान की इज्जत करना बहुत जरूरी है और ये शायद मैंने सीखा है अभी तक पिछले 1 साल में जब से मैं राजनीति में आया हूँ। सही बात है। मतलब लड़ाई लंबी जाएगी, मुझे तो ये लग रहा है बिल्कुल आपकी बातों से भी। और जो हालात हैं ये वो नहीं है जो हम शायद आज से 1.5 महीना पहले सोच रहे थे कि आसानी से जीत जाएंगे। ये है तो लंबी लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल लंबी लड़ाई है और लंबी लड़ाई के लिए तैयार होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए प्रोएक्टिव रहना बहुत जरूरी है। लड़ाई से आगे सोचना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि कोई चीज हो जाए उसके बाद रिएक्ट करें। रिएक्ट करने से पहले प्रिकॉशन रखना या फिर उससे आगे रहना बहुत जरूरी हो। गौतम, इस दौरान 40 डेज आई एम श्योर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का तो ध्यान रख रहे होंगे, घर का ध्यान रख रहे हैं। मतलब जो हर पुरुष को घर पर करना पड़ रहा है वो सब आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर कम नंबर मिल रहे हैं? देखिए, घर पे मुझे हमेशा ही कम नंबर मिलते हैं। घर पे कभी भी मुझे ज्यादा नंबर नहीं मिलते। ये तो अपॉर्चुनिटी थी नंबर बढ़ाने की। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं घर में हमेशा माइनॉरिटी में रहता हूँ तो मेजॉरिटी में कभी भी नहीं रहता। तो इसलिए कुछ भी करूँ वो सफिशिएंट नहीं होता। प्लस मुझे एक्चुअली अपने घर का, क्योंकि हमारे घर में माली नहीं आ रहा, माली को आना अलाउड नहीं है, तो जो घर का लॉन है उसकी जिम्मेदारी दी गई है कि आप उसको मेंटेन करिए, पौधों को मेंटेन करिए, ग्रास को मेंटेन करिए। तो कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें पानी दूं, उसको हर तरीके से मेंटेन करूं, लेकिन अभी सही तरीके से कर नहीं पा रहा। प्लस एक चीज बहुत अच्छी कर रहा हूँ जिसमें मेरे को मौका मिला, वो है एक्चुअली भगत सिंह के बारे में पढ़ना, जो मैं ऑलरेडी मैं देख रहा था आपने किताब। बिल्कुल। तो भगत सिंह जी के बारे में पढ़ना, जो मैं अभी किताब पढ़ रहा हूँ, आई थिंक वो एक कमाल की किताब है ना। आई होप कि सब पढ़े। वो चमन लाल जी ने लिखी है, भगत सिंह रीडर। बहुत मोटी बुक है और काफी इंटेंस बुक भी है, बट कमाल की बुक है। अब पता नहीं, अब मार्केट में तो लॉकडाउन के दौरान नहीं मिलेगी। आप खत्म कर लीजिए, फिर मैं आपसे किस दिन ले लूंगा। मतलब किचन के पास आप आसपास गए नहीं है 38 साल। मतलब वो आप घुमा फिरा के कुछ और बोल रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि किचन में नहीं गया हूँ। 38 साल की उम्र है, 39 का हो जाऊंगा अक्टूबर में। 39 ईयर्स में आज तक किचन में नहीं घुसा। और मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ये सिर्फ मैं आपको सुना रहा हूँ, तो इसमें मेरे को लगता है कि बहुत लोग, आई थिंक बहुत फनी स्टोरी है। क्या हुआ, एक बार नताशा अपने मॉम डैड के घर गई हुई थी। तो ऑब्वियसली रात को 1 बजे मुझे भूख लगी, तो मॉम डैड मेरे सो रहे थे, तो नताशा थी नहीं। तो मैं किचन में गया, तो ऑब्वियसली फ्रिज से मैंने चीज निकाली, फ्रिज से जो चीज बनी हुई थी वो निकाली। अब मैंने देखा यार स्पून कहाँ होते हैं, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने रात को 1:30 बजे नताशा को फोन किया, वो सो रही थी। मैंने उसको फोन करके बोला, मैंने कहा ये बता किचन में स्पून कहाँ होते हैं। आप इमेजिन करिए, इतना बुरा हाल है मेरा। और वो मुझे इतना चिढ़ाते हैं घर पे कि इमेजिन नहीं कर सकते। मेरे खुद घर पे मुझे ये नहीं पता किचन में स्पून कहाँ होते हैं। और झाड़ू पोछा तो फिर अब दूर की बात होगी। वो तो झाड़ू पोछा मेरा काम है सिर्फ ऑर्डर करना, और मेरा काम है सिर्फ लॉन को मेंटेन करना। चलिए, लॉन तो आप ठीक मेंटेन कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, माइनॉरिटी में रोज डांट पड़ती है कि आज ये खराब हो रहा है, आज ये वाला पौधा खराब हो गया, आज घास नहीं उग रही, ये नहीं हो रहा। तो कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम जब ये लॉकडाउन खत्म हो तो एक चीज में तो थोड़ा बेटर हो जाऊं, वो है लॉन मेंटेन करने में। ये जरूर होगा कि लॉकडाउन के बाद क्यूरेटर जरूर बन पाऊंगा किसी ग्राउंड में। नहीं, वो बहुत जरूरी है। खास तौर से आपकी जो कोटला है, फिरोशा कोटला, वो तो मैं कितने साल से सुन रहा हूँ, ये कर दिया, लेकिन बात वहीं आ जाती है, ढाक के 3 पात। मैं वही कह रहा हूँ, क्यूरेटर जरूर बन पाऊंगा, वो भी एक प्रोफेशनल क्यूरेटर। तो आपको उसमें आपको कोई आप कमी नहीं निकाल पाएंगे। मतलब सीमिंग ट्रैक, मतलब घास घूस ठीक होगा। बिल्कुल पूरा सीमिंग ट्रैक। देखो मेरा करियर जैसे हो गया, अब बाकी किसी को आसानी से रन नहीं बनाने देने। लेकिन गौतम, अभी जो बात कर रहे थे हम कि जिंदगी, देखिए जब कोरोना वायरस से आप जीत भी जाएंगे तो लाइफ इज गोइंग टू चेंज। अब ये सब हमको एहसास हो गया, द न्यू नॉर्मल इज डिफरेंट। आपकी भले सोशल डिस्टेंसिंग आए, मास्क लगाना आए, या हाइजीन आए, कई सारी अच्छी चीजें भी आएंगी दुनिया में। क्या क्रिकेट का खेल आपको लगता है कि वैसा हो पाएगा जैसा आज से 2, 2.5, 3 महीने पहले हो रहा था? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने अभी कहीं पढ़ा है कि ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि आपको सलाइवा और स्वेट लगाना अलाउड नहीं है। और हम श्योर कि आपको तो जरूर मुझसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी इस बारे में। इमेजिन करिए, अगर बॉलर्स के लिए
स्वेट लगाना और सलाइवा लगाना अलाउड ना हो, तो आप किस तरीके से बॉल मेंटेन करेंगे? देखिए, वनडे क्रिकेट में चल जाएगा क्योंकि 2 नए गेंद हैं और इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इनिंग खत्म हो जाती है 50 ओवर के, 25-25 ओवर पुराने बॉल होते हैं। T20 भी 20 ओवर का है, तो उसमें इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, रिवर्स स्विंग आपको देखने को मिलता नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में आप इमेजिन करिए 80 ओवर तक अगर आप बॉल में सलाइवा या स्वेट ना लगा पाए तो क्या हालत हो जाएगी बॉलर की, और किस तरीके से वो मेंटेन करेगा। मुझे याद है एक बार डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इंडिया में हुआ था, जब एम्पायर्स ने मना किया था कि ना आप सलाइवा लगा सकते हैं ना स्वेट लगा सकते हैं, और उस टाइम पे 50 ओवर के बाद बॉल की ऐसी हालत हो जाती थी कि बॉलर को बॉल पकड़ने में भी शर्म आती थी। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि आप उस चीज में क्या सोल्यूशन निकालेंगे, क्या कोई आप ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे जो आप टीम को देंगे, बॉलिंग फील्डिंग टीम को देंगे कि आपके पास सिर्फ इतना ही सोल्यूशन है और आप ये एम्पायर के सामने लगा सकते हो, और इसी पे आपने बॉल शेयरिंग करनी है। जैसे हमने DRS देखा है कि आपके पास सिर्फ 2 DRS अलाउड है, आपके पास इतनी क्वांटिटी का सोल्यूशन है। अगर आप चाहेंगे कि आप 20 ओवर में खत्म करना चाहते हैं 20 ओवर में करिए, 80 ओवर में खत्म करना चाहते हैं 80 ओवर में करिए, बिकॉज आपको तो बॉल शाइन करना ही पड़ेगा। बॉल अगर आप शाइन नहीं करेंगे तो टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल ही बोरिंग क्रिकेट हो जाएगी, बैट्समैन की क्रिकेट हो जाएगी, और फिर तीनों ही फॉर्मेट बैट्समैन डोमिनेटेड फॉर्मेट हो जाएंगे। तो इसलिए ICC के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्या आप सलाइवा लगाना अलाउड करेंगे, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इस कोरोना वायरस के बाद सलाइवा का कोई भी क्वेश्चन आएगा, ना ही कोई क्रिकेटर लगाने की कोशिश भी करेगा, बिकॉज ये चांस लेना भी नहीं चाहिए। नहीं, बट गौतम, आप देखिए, जब आप बॉलिंग कर रहे हैं, आप फील्डर के पास गेंद तो जाएगा, एक फील्डर से दूसरे फील्डर के पास जाएगा, फिर गेंदबाज के पास जाएगा। चलिए ठीक है, आपने सलाइवा नहीं लगाया या स्वेट नहीं लगाया, लेकिन एक गेंद 4-5 हाथों में घूमते हुए गेंदबाज के पास जाएगी, तो क्या वो सिर्फ हम यहाँ इतना ही छोड़ देंगे कि चलो मैच से पहले हर किसी का टेस्ट हो रहा है और चूंकि आप नेगेटिव हैं सारे प्लेयर, तो चलो कोई बात नहीं, या उसमें भी आपको लगता है प्लेयर डरेंगे, उनके मन में वहम होगा? देखिए, कई बार ये सिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं आप, कई बार आपके पास सिम्टम एग्जैक्टली सिम्टम, जैसे हम बात करें दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस एसिम्टोमेटिक केसेस हैं कि जब कोई सिम्टम ही नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको वो चांस लेना पड़ेगा और आपको थोड़ा बहुत ब्रेव रहना पड़ेगा, बिकॉज आप थोड़ी ही प्रिकॉशंस ले सकते हैं। अब आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि आप फील्डर्स को ये बोले कि आप ग्लव्स पहन के फील्डिंग करिए, देखिए वो भी कहीं ना कहीं अनफेयर होगा। या आप ये कोशिश करेंगे कि जो ये सर्जिकल ग्लव्स हैं सारे फील्डर्स वो पहन के फील्डिंग करें, बिकॉज वो बहुत आपको राम राम आया है, भज्जू ने आपको राम राम भेजा है, वो कह रहे मंत्री जी राम राम। भज्जू कुछ भी कह सकते हैं। आपको पता कि नहीं, उन्होंने एक नया डिसीजन लिया है, अगर भज्जू पा की अगर इजाजत हो तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कल बात हो रही थी उनसे, वो कह रहे मैं ये लाइफ में इस 40 दिन में इतना कुछ सीख गया हूँ, कहते अब मैं ना गाँव जाना चाहता हूँ, जमीनें लेके वहां पर आराम से फार्म पे अपनी सब्जी उगा के अपनी सब्जी खा के वही सोना चाहता हूँ। मैंने कहा बताओ, कहते हैं 40 दिन में मुझे लाइफ की रीअवेकनिंग होगी। नहीं, बहुत अच्छी चीज बोली है। इनफैक्ट मैं जब घर पे होता हूँ तो अपने डैड के साथ और मॉम डैड के साथ, नताशा के साथ हम यही बात करते हैं कि इसके बाद, इस लॉकडाउन के बाद, जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा, कंप्लीटली खुलेगा, आपका पर्सपेक्टिव लाइफ के लिए चेंज हो जाएगा। शायद जितना आप भाग दौड़ करते थे, जितनी आप चीजों के पीछे भागते थे, आप उतनी चीजों के पीछे भागेंगे नहीं। और कई लोगों ने शायद अपनी पूरी जिंदगी में 1.5 या 2 महीने घर पे नहीं बैठे होंगे, क्योंकि पूरी जिंदगी सिर्फ काम किया, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो उनका भी नजरिया बदलेगा और शायद कंटेंटमेंट ज्यादा आ जाएगी। और कंटेंटमेंट आनी बहुत जरूरी भी है। शायद आप हफ्ते में एक दिन, मुझे लगता है कि हफ्ते में एक दिन अगर प्रॉपर लॉकडाउन हो तो शायद आपकी दिल्ली या फिर जिस भी स्टेट में आप रह रहे हैं उसमें भी थोड़ी शांति रहेगी, थोड़ा आप नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, पोल्यूशन लेवल्स में भी फर्क पड़ेगा। बट एक चीज जरूर है कि ये इस लॉकडाउन ने आपको बहुत चीजें सिखाई है जिंदगी के बारे में, अपने बारे में इंट्रोस्पेक्शन भी लोगों ने करी होगी कि क्या जब लॉकडाउन खुलेगा कि क्या हम इसी तरीके से भाग दौड़ करना चाहते हैं, कि हम इतना काम करना चाहते हैं जिस काम की इतनी जरूरत है नहीं, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं। आज ये वायरस आया है, इसके बाद पता नहीं कभी कोई और वायरस आ जाए, तो इसलिए किस तरीके से आप जिंदगी आगे जीना चाहते हैं, इस लॉकडाउन ने आपको जरूर सिखाया होगा। और मुझे लगता है ना सिर्फ आप दिल्ली में या हिंदुस्तान में, मुझे लगता है पूरी दुनिया में ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी बीमारी, किसने सोचा था एक छोटी सी बीमारी ने पूरी दुनिया बंद की हुई है। आप कह रहे हो दुनिया की इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी, आप कह रहे हो कि दुनिया में रोजी रोटी नहीं होगी, तो शायद इंसानियत दुनिया में जागे। ये जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो जंगें होती हैं, बॉर्डर पे जाके टेररिज्म होता है, ये सब भी रुक जाए। आपको शायद इस चीज की रियलाइजेशन हो कि भाई जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं है, और आपके डिफेंस बजट्स हैं, उनकी बजाय आप हेल्थ पे लगाओ पैसा, ये भी हो सकता है कल को। एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन जो आपने बोला, बिल्कुल। अगर आप इस वायरस से या फिर इस लॉकडाउन से, इस प्रॉब्लम से अगर आप नहीं सीखते तो आप किसी भी चीज से नहीं सीख पाएंगे। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, ये एक ऐसा वायरस है जिसने पूरी दुनिया को स्टैंड स्टिल कर दिया। तो इसके बावजूद अगर आपने नहीं सीखा तो फिर आप, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज है जिससे आप सीख पाएंगे।
तो इससे जैसे आपने बोला हेल्थ केयर में आप जरूर इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी कंट्री, जिस भी कंट्री में आप होंगे, जिस भी स्टेट में होंगे, हेल्थ केयर एक प्रायोरिटी बन जाएगा, हाइजीन एक प्रायोरिटी बन जाएगा। किस तरीके से आपने, चाहे आप एनवायरनमेंट को देखो, एनवायरनमेंट को कंजर्व करना एक प्रायोरिटी बन जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप जितना एनवायरनमेंट को यूज करेंगे, जितना आप उसके साथ खिलवाड़ करेंगे, उतना ही आपके लिए खराब होता चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि चीजें बहुत बदलेंगी और पर्सपेक्टिव सिर्फ इंसान का ही नहीं, आई थिंक गवर्नमेंट्स का भी और देश का भी पर्सपेक्टिव बदलेगा। अच्छा, आपको एक और जिम्मेदारी आ गई है। बज्जू लाइव ही हैं, उन्होंने आपको एक जिम्मेदारी दी है। वो कह रहे हैं कि ठीक है, आप लॉन्स में पानी तो दे ही रहे हो, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ध्यान रख रहे हो, परिवार का। वो कह रहे हैं कि अपने अमित मिश्रा जी की शादी भी अब करवा दो। देखिए मुझे लगता है कि वायरस से छुटकारा पाना आसान है, मिश्रा जी की शादी कराना ज्यादा मुश्किल है। अब बताइए, तो आपकी भी नहीं सुनते हो? एक बड़ी फनी स्टोरी थी। एक बारी मैंने ईशांत शर्मा को मैसेज किया, वो वेस्ट इंडीज में था, तो मेरे को शायद डारन सैमी या किसी का नंबर चाहिए था, तो मैंने उसको मैसेज किया। मैंने कहा इशू आई नीड अ फेवर, कहता मिश्रा जी की शादी के अलावा कोई भी फेवर मांग लो। तो उस दिन मुझे पता चल गया कि ये चीज आसान नहीं है। बताइए, इसीलिए भज्जू ने भी आप ही को ये रिक्वेस्ट दी है, मतलब वो कह रहे हैं कि ये आप देख लो, भज्जू पा को मैसेज दे दो कि अगर कोई लड़की ढूंढेगा मिश्रा जी के लिए, वो भज्जू पा ही होंगे, और कोई नहीं ढूंढेगा, और कोई वो तो सुन रहे हैं, वो तो हाँ भी नहीं करेगा। अच्छा, सिर्फ उनकी चॉइस पे ही हाँ ढूंढेंगे, उसी को हाँ करेगा। तो ये भज्जू पा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भज्जू पा वर्ल्ड कप जीत गए, भज्जू पा IPL जीत गए, भज्जू पा सब कुछ तो जीत चुके हैं। अब एक और चीज जीत लो, मिश्रा जी का दिल। बिल्कुल चीज रह गई है, मिश्रा जी का दिल किसी और से भी जितवा लो, और किसी और भी जीतो और जितवाओ भी। बिल्कुल, नहीं, सही बात है। और क्रिकेट का क्या लगता है आपको, IPL होगा इस साल? देखिए, अगर एज अ पॉलिटिशियन आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है थिंक लोगों की जिंदगी बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आप देश का मूड बदलने को देखेंगे, क्योंकि कई IPL सिर्फ जीतने के लिए नहीं होते, कई IPL देश का मूड बदलने के लिए भी होते हैं। तो अगर हो सके तो इससे बेहतर चीज नहीं हो सकती। मुझे पता है कई लोग कहेंगे कि जी आपके लिए IPL ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो IPL अगर हुआ इस साल, और जो मुझे लगता है कि पर्सनली, ये एज अ पॉलिटिशियन मैं नहीं कह रहा, एज एन इंडियन मैं कह रहा हूँ कि अगर इस साल IPL होता है तो वो हार जीत का IPL नहीं है। किसी फ्रैंचाइज को उसको हार जीत के तरीके से नहीं देखना चाहिए। देश का माहौल, एग्जैक्टली देश का माहौल बदलने के लिए देखना चाहिए। क्योंकि घर पे बैठे बैठे, चाहे वो इकोनॉमी को लेके हो, चाहे आप घर पे बैठे हो, चाहे सारा देश स्टैंड स्टिल पे चला गया है, सब कुछ रुक गया है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाती है। जब आप IPL देखेंगे, आपका माहौल बदलेगा, आपका मूड बदलेगा। तो ये IPL शायद मेरे हिसाब से पिछले 12 या 13 IPL में से सबसे ज्यादा जरूरी होगा, और सबसे ज्यादा मुझे लगता है इसका महत्व होगा, क्योंकि ये पूरे देश का माहौल बदलेगा। चाहे क्लोज डोज हो, चाहे सिर्फ इंडियन, अच्छा पॉइंट है आपका, चाहे सिर्फ इंडियन प्लेयर्स के साथ हो, इट डजंट मैटर। कोई भी जीते इस बारी कोई भी जीतेगा, लेकिन जीतेगा देश ही अगर IPL होता है, क्योंकि देश के ये सब है। बिल्कुल, और ये सब है सब्जेक्ट टू कि कोरोना वायरस ऑब्वियसली काबू में आए। हालांकि हम सितंबर अक्टूबर की अगर बात करते हैं, अपने पास अभी 3-4 महीने हैं। अगर नीचे आता है, बिहाइंड क्लोज डोर्स हो सकता है। एक ये भी सजेशन आया था कि शायद दुबई में भी कुछ मैचेस ये सोच रहे हैं, अगर वहां पर भी सब कुछ ठीक रहे। इन दैट इवेंचुअलिटी ये भी तो है कि वर्ल्ड T20 जो गौतम अक्टूबर नवंबर में, और चूंकि ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा अच्छा काबू किया है, ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक एक्टिव केसेस हर रोज ऐसे गिर रहे हैं, आई थिंक 600-700 रह गए हैं, और 30 सितंबर तक उन्होंने अपने मुल्क को बंद किया हुआ है। एज्यूमिंग कि 30 सितंबर के बाद वो मुल्क खोल देंगे। मिड अक्टूबर से जो वर्ल्ड T20 होना था, लोगों को अभी भी लगता है कि अगर आप क्रिकेटर से पूछो कि यार आप 6 महीने क्रिकेट नहीं खेले और फिर सीधा वर्ल्ड T20 खेलने चले जाओ, तो प्लेयर भी कहते हैं नहीं यार, वर्ल्ड T20 आप फरवरी मार्च में ले जाओ, भले उससे पहले आप IPL करा लो, बायलैटरल क्रिकेट करा लो। आपको लगता है इज दिस अ बेटर फॉर्मूला कि आप वर्ल्ड T20 को फरवरी मार्च में ले जाओ? देखिए बाजी, मुझे लगता है कि आप 2 बैक टू बैक अगर T20 वर्ल्ड कप्स कराओगे तो आई थिंक उसकी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं डाइल्यूट होती चली जाएगी। आप इस साल ऑस्ट्रेलिया में करा रहे थे, अगले साल इंडिया में T20 वर्ल्ड कप था, उसके अगले साल फिर 50 ओवर वर्ल्ड कप था। 3 वर्ल्ड कप आई थिंक बैक टू बैक है। मुझे नहीं एक्जैक्टली पता कि 2 वर्ल्ड कप के बाद नेक्स्ट 50 ओवर वर्ल्ड कप आई थिंक 20, 21 और 23 दिस वाज द ओरिजिनल। हाँ, तो 20-21 4 साल में आप 3 वर्ल्ड कप करा रहे। तो अगर आप इस साल वर्ल्ड कप नहीं भी कराते, मैं ये नहीं कहता कि IPL ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप से, अगर आप ये वर्ल्ड कप अगर आप नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट करते हो, प्रॉब्ली नेक्स्ट वर्ल्ड जो इंडिया में वर्ल्ड कप होना है या नेक्स्ट ईयर इंडिया में कराइए, उसके बाद आप आगे देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप।
आईपीएल इसलिए हम जस्ट सेइंग अगर फॉरेन प्लेयर्स नहीं भी आते तो मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ। आप वर्ल्ड कप प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर लेके जा सकते हो। अगर आप वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर शिफ्ट करते हो तो फिर एनीवेज आप 2 वर्ल्ड कप तो एक साल में करोगे नहीं, तो फिर जो वो इंडिया का वर्ल्ड कप है वो प्रॉब्ली आप एक साल और शिफ्ट करोगे, 22 में चले जाएगा वो 22 में। तो एग्जैक्टली इस साल अगर आप आईपीएल कराते हो, नेक्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप कराते हो, उसके नेक्स्ट ईयर आप इंडिया में वर्ल्ड कप कराते हो, तो 3 बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स हो जाएंगे। आई एम श्योर कि जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, जो शायद इमेजिन जो 33-34 साल के हैं, उनको आपको 3 साल में 3 वर्ल्ड कप खेलने को मिल जाएंगे और 3 मौके मिलेंगे वर्ल्ड चैंपियन बनने के। शायद वो मौके बहुत क्रिकेटर्स को उनकी जिंदगी में नहीं मिलते। शायद लोगों को 4-4 साल वेट करना पड़ता है या 3-3 साल वेट करना पड़ता है वर्ल्ड कप खेलने के लिए। लेकिन अगर 3 वर्ल्ड कप बैक टू बैक हो जाए तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर लॉट ऑफ क्रिकेटर्स। और ये तो है ही है ना, देखिए जो मर्जी है, लाइफ हैज टू गो ऑन। कभी ना कभी आपको जिंदगी दोबारा पटरी पर लानी है। और हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में बॉलीवुड और क्रिकेट, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो आपको बांध देती हैं। बॉलीवुड के लिए मेरा मानना है कि ज्यादा समस्या है, बिकॉज सिनेमा हॉल्स में लोग नहीं जाएंगे एज ऑफ नाउ। पता नहीं मूवीज बनेंगी किस तरह से बनेंगी, कब लोग उसको सिनेमाज में देखने जाएंगे, या सिर्फ टेलीविजन पर आई करेगी। और स्पोर्ट्स भी शायद हमें लगता है इंटरनेशनल स्पोर्ट जो है वो अगले 6-8 महीने या 12 महीने कम से कम बिहाइंड क्लोज डोर्स ही देखने को मिलेगा, टेलीविजन पे ही देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि डिफरेंट भी होगा क्रिकेटर्स के लिए, स्पेशली इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के लिए जो इतने यूज्ड टू हो गए हैं बड़े बड़े क्राउड्स के सामने खेलना। आपने देखा होगा इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपके पास पैक ग्राउंड्स होते हैं। तो सडनली जब इमेजिन करिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज अगर होती है और वो बिहाइंड क्लोज डोर्स होती है, तो थोड़ा टाइम लगेगा कई बार आपको एडजस्ट होने में, सिर्फ एडजस्ट होने में इंटरनेशनल क्रिकेट को नहीं, सिर्फ उस माहौल में एडजस्ट होने में। क्योंकि आप फ्रेंडली मैचेस खेलते हैं या फिर आप फर्स्ट क्लास मैचेस खेलते हैं जहां पर ज्यादा क्राउड नहीं होते। आप इमेजिन करिए इंटरनेशनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हो रहा है, वो भी विदाउट एनी क्राउड, तो वो उसको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा और शायद व्यूअरशिप बढ़ जाएगी क्योंकि लोग टेलीविजन पे ज्यादा देखेंगे। प्लेयर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैंने कहीं पढ़ा भी था कि शायद नेथन लायन ने बोला कि प्लेयर्स आसानी से एडजस्ट कर जाएंगे। मुझे नहीं लगता इतना आसान होने वाला है। इमेजिन करिए विराट कोहली हो गया या रोहित शर्मा हो गया, आप T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं बिहाइंड क्लोज डोर्स जहां पर कोई भी क्राउड नहीं है, वर्ल्ड कप फाइनल, क्योंकि माहौल ही आपको अंदर से इंस्पायर भी करता है। जब आप वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं, जब आप क्राउड को देखते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा किक है या जो वो एक्स्ट्रा हाई मिलती है वो क्राउड से ही मिलती है। और वही जो आपको एक्स्ट्रा अग्रेशन आता है, अपने देश के लिए बेटर करना आता है, जब आप झंडों को, फ्लैग्स को देखते हो, जब आप लोगों के इंडियन जर्सी में देखते हो, जब आप अपना ट्राई कलर देखते हो, तो वो माहौल अगर आपको नहीं मिलेगा तो शायद मुश्किल अपने आप को मोटिवेट करना। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, मोटिवेट हो जाएंगे लोग, लेकिन उस तरीके से नहीं होंगे जिस तरीके से क्राउड के सामने हुआ करते थे। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जब बायलैटरल सीरीज है इंडिया की जो विंटर में अगर होती है, ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि हम इंडिया की टीम को एक ही शहर में, एक ही ग्राउंड में 5 टेस्ट मैच या 4 टेस्ट मैच भी खिला देंगे। दे आर सेइंग कि जी आप आ जाओ प्लीज, बिकॉज दुनिया की क्रिकेट जो इकोनॉमी है वो क्रैश हो रही है। आप देखें पूरी दुनिया में इस वक्त क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने $60 मिलियन स्टॉक मार्केट में लगा दिए, विच वेंट बस्ट। उनके पास सैलरीज देने को पैसा नहीं है। आई थिंक ECB एंड BCCI, इनके अलावा एवरी बोर्ड इज स्ट्रगलिंग। आई थिंक 5 टेस्ट मैचेस एक सिटी में बिहाइंड क्लोज। उन्होंने कहा है कि बल्कि हम होटल भी आपको एडिलेड ओवल में जो नया बन रहा है, टीम आपकी उसी में रहे, वहीं से नीचे उतर के प्रैक्टिस कर लो, वहीं से आप 4 या 5 जितने भी टेस्ट मैच है वो खेल लो। They are prepared for that. I mean, हो सकता है कि the situation may change. It may actually become better. See, I think they will always be prepared because you want India to come and travel. Every country wants India to come and play in their own backyard. And we know what Indian cricket and what Indian cricketers bring with them for those tours. Especially imagine करिए Indian team वहाँ जा रही है, लेकिन एक सिटी में अगर आप 5 टेस्ट मैच खिलाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल और बहुत मोनोटोनस होता चला जाएगा। अगर आप प्रॉब्ली 2 या 3 वेन्यूज रखें जहां पर आप प्रॉब्ली बाय रोड आप ट्रैवल कर सके, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बाय रोड ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है। जैसे हमने देखा बड़े वही है, आप सिर्फ सिडनी से मेलबर्न या ब्रिस्बेन, वो भी 6-6, 8-8 घंटे आपको तब भी लग जाएंगे। एग्जैक्टली। तो इसलिए मुझे लगता है कि 5 टेस्ट मैच, या तो फिर आप टेस्ट मैच कम करिए, 4 टेस्ट मैच है तो, या एज ऑफ नाउ तो 4 है। ऑस्ट्रेलिया वांट्स की 1 बढ़ा दो, वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मुझे लगता है कि अगर आप एक ही वेन्यू पर 4 टेस्ट मैच खेलेंगे और वो भी बिहाइंड क्लोज डोर्स, तो शायद इतना ज्यादा एक्साइटिंग नहीं रहने वाला। बिकॉज अगर आप 2 टेस्ट मैच खेलें एक वेन्यू पे, जैसे हमने देखा है दुबई और अबू धाबी में होते हैं टेस्ट सीरीज 2 ही वेन्यू में, और शारजा में भी, तो वो तब भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन वहां पर भी आप एक टेस्ट मैच अलग अलग वेन्यू में खेलते हैं। तो अगर आप 2 टेस्ट मैच की सीरीज रखें जस्ट बिकॉज कि अगर आप थोड़ा बहुत माहौल चेंज करना चाहें, बिकॉज इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज एक बहुत बड़ी सीरीज होती है और हमेशा एक बढ़िया सीरीज होती है, तो मैं पर्सनली इसके फेवर में नहीं हूँ। आप शायद टेस्ट मैच कम कर दीजिए,
अगर आपने एक ही वेन्यू में खिलाना है, लेकिन 4 या 5 टेस्ट मैच एक वेन्यू में, आई डोंट सी, मतलब प्लेयर्स विल बी एक्साइटेड। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप खेलना जाना चाहे, अगर आप बीसीसीआई आपको बोलेगी आप जाएं खेलें, तो प्लेयर्स खेलेंगे, लेकिन वो एक्साइटमेंट नहीं रहेगी सेम वेन्यू देख देख के। आप इमेजिन करिए 25 दिन की क्रिकेट एक ही वेन्यू पे। और मैं तो कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया को डिसएडवांटेज है अगर वो सिर्फ एडिलेड में ही, अब इंडिया तो चाहेगा एडिलेड में आप खेल लो भाई। इंडिया वुड नॉट वांट टू गो टू ब्रिस्बेन, इंडिया वुड नॉट वांट टू गो टू मेलबर्न, दे वुड नॉट वांट टू गो टू पर्थ। वो कहेंगे खिला दो हमें एडिलेड में। बल्कि ट्रू, तो प्रॉब्ली अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज होनी है तो यू कुड इवन थिंक ऑफ प्लेइंग इन अ न्यूट्रल वेन्यू, or you could think of playing in a neutral venue जहाँ पर probably you can play that series in New Zealand, because New Zealand में अगर आप खेलें वो सीरीज, क्योंकि न्यूजीलैंड में भी मैंने सुना है कि लॉकडाउन खत्म हो गया, और अगर न्यूजीलैंड ने तो सब कुछ खत्म कर दिया, उन्होंने उड़ा के रख दिया कोरोना वायरस। और न्यूजीलैंड ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप बाय रोड ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप देखें हैमिल्टन से अगर आपने ऑकलैंड जाना है, ऑकलैंड से अगर आपने वेलिंगटन या मतलब नेपियर, वेलिंगटन, एग्जैक्टली, तो यहाँ पर आप 3 टेस्ट मैच खेल सकते हैं जहाँ पर आप बाय रोड ट्रैवल करें, तो ये बुरा ऑप्शन नहीं होगा रादर देन प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया। देखिए क्लोज डोर होना है, क्लोज डोर चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो या न्यूजीलैंड में हो, क्राउड तो वैसे भी नहीं आने, लेकिन कम से कम डिफरेंट वेन्यू, डिफरेंट हर तरीके से माहौल होगा, और डिफरेंट चैलेंजेस भी होंगे, डिफरेंट विकेट्स भी होंगी, तो वो सीरीज खेलने में ज्यादा मजा आएगा रादर देन एक ही वेन्यू में 4 टेस्ट मैच खेलने के। तो आप न्यूजीलैंड देख सकते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव। सलाइवा और स्वेट नहीं लगेगा तो इंडिया को ज्यादा नुकसान है, ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा नुकसान है गेंद पे? देखिए मुझे लगता है कि करंट इंडियन टीम, जो करंट इंडियन टीम है, उसमें इंडियन टीम को ज्यादा इसलिए नुकसान है क्योंकि इंडियन बॉलिंग ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग से बेटर है। ये मैच एग्जैक्टली अगर आप देखें, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, probably two of the best red ball bowlers right now in the world। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यस पैट कमिंग्स वेरी गुड, बट पैट कमिंग्स के बाद मिचेल स्टार्क वेरी हॉट एंड कोल्ड, हेजलवुड स्टेडी, लेकिन करंट इंडियन बॉलिंग इज मच बेटर देन ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग। तो इसलिए अगर आप सलाइवा नहीं लगाएंगे और अगर आप स्वेट नहीं लगाएंगे तो इंडियन बॉलिंग को, शायद यही आपने 3 या 4 साल पहले मुझसे सवाल पूछा था तो मैं ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बोलता, उनको ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन इस करंट इंडियन बॉलिंग को ज्यादा नुकसान है अगर हम सलाइवा और स्वेट नहीं लगाते तो। आपके मैं शोज देख रहा हूँ, आप स्टार स्पोर्ट्स पे भी शोज कर रहे हैं, और उस दिन आपने एक ट्वीट भी किया, आपने कहा रोहित हैप्पी बर्थडे, द बेस्ट व्हाइट बॉल क्रिकेटर। मुझे पता था आप ये सवाल पूछोगे। डू यू थिंक ही इज एक्चुअली द बेस्ट white ball cricketer? He is actually the best white ball cricketer in the world right now. I'm not saying he is the greatest overall. Yes, at the moment he is the best white ball cricketer in the world, and the reason I'll tell you. और ये मैंने पहली बार नहीं बोला, ये मैंने बहुत बार बोला। एक ही ऐसा खिलाड़ी है जिसने 3 डबल 100 बनाए, एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने 5 वर्ल्ड कप 100 बनाए, और एक ही ऐसा खिलाड़ी है जब वो 100 के बाद आउट होता है तो लोग कहते हैं कि इसने डबल 100 मिस किए। या क्रिस गेल के साथ भी नहीं बोलते थे, और मुझे नहीं लगता, ठीक है क्रिस गेल भी जब 100 बनाता था तो लोग कहते थे 100 बना दिए अब आउट हो जाएगा। रोहित शर्मा, और प्लस जो फेयर है ऑपोजिशन बॉलर्स में, आप 5 वर्ल्ड कप 100 बना रहे हो, वो भी इंग्लैंड में। लोगों ने 500 अपने करियर में नहीं बनाए, उसने 5 वर्ल्ड कप 100 बनाए। ठीक है, आई कैन से कि ऑपोजिशन चाहे श्रीलंका हो प्रॉब्ली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी वो होनी चाहिए थी, बांग्लादेश है, लेकिन लुक एट 100 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अगर आप देखें 3 डबल 100 शायद लोग टेस्ट क्रिकेट में नहीं बनाते, और उसने व्हाइट बॉल क्रिकेट में बनाए। तो करंटली प्रॉब्ली ही इज द ग्रेटेस्ट, बिकॉज जिस तरीके का वो फेयर और इम्पैक्ट लेके आते हैं। मेरे लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट इज ऑल अबाउट इम्पैक्ट। रन बहुत लोग बनाएंगे, शायद विराट कोहली, आई कैन स्टिल से विराट कोहली विल एंड अप गेटिंग मच मोर रन्स देन रोहित शर्मा, मच मोर रन्स। और ये डिबेट हमेशा रहेगी, विराट कोहली प्रॉब्ली यस आई कैन से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइट नाउ, बट शायद थोड़ा एज रोहित को इसलिए बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इम्पैक्ट ही हैज। बहुत मुश्किल है अगर दोनों को कंपेयर करना। विराट कोहली अनबिलीवेबल, मतलब हिज स्टार्ट सेज किसी को उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इम्पैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब आपकी रेपुटेशन ऐसी बन जाए ना कि आपने 100 के बाद जब आप आउट होते हो लोग कहते हैं यार ये डबल 100 मिस हो गया, तो उससे पता चलता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए फॉर मी रोहित शर्मा इज प्रॉब्ली द बेस्ट व्हाइट बॉल बॉलर बैट्समैन इन द वर्ल्ड। ही इज 33। गौतम, डज ही हैव इनफ टाइम कि टेस्ट क्रिकेट में जो उनका नुकसान हो गया, पूरा नुकसान तो भरपाई नहीं हो सकती, बट अब जितनी टेस्ट क्रिकेट है क्या उनके पास इतना वक्त है कि ही कैन मेक अप फॉर द टाइम लॉस्ट? See, I think his biggest challenge will be towards overseas. इंडिया में रोहित हमेशा रन बनाएंगे टेस्ट में। जब ऑस्ट्रेलिया जाते हो, न्यूजीलैंड जाते हो, साउथ अफ्रीका जाते हो, that'll be a big challenge for any opening batsman.
बिकॉज ही स्टार्टेड ओपनिंग अगेन, अच्छा स्टार्ट मिला है ओपन करके वापस अगेन। हमने हमेशा बात करी और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि इंडियन बैट्समैन को जज नहीं करना चाहिए ओवरसीज टूर्स को लेके। रिकी पॉन्टिंग ने इंडिया में 3 या 4 टूर करे और सिर्फ एक टेस्ट 100 है। वी स्टिल कॉल रिकी पॉन्टिंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्रेट्स ऑफ द गेम। व्हाई? बिकॉज क्योंकि जब ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन इधर आए और फेल हो, दे आर स्टिल द ग्रेट बैट्समैन। लेकिन इंडियन बैट्समैन अगर ओवरसीज जाए और वहां फेल हो जाए तो क्वेश्चन मार्क्स। दिस इज वेरी अनफेयर। आई थिंक वी नीड टू बी फेयर टू आवर ओन क्रिकेटर्स एज वेल। भज्जूपा तो मुझसे ज्यादा खेले रिकी पॉन्टिंग के खिलाफ। इंडिया में किस तरीके से उसने स्ट्रगल किया टेस्ट क्रिकेट, लेकिन आज आप कहते हैं कि ही इज वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम। अगर आप इंडिया के रिकॉर्ड से देखें तो ही इज नोवेयर एवर नियर। एंड इसलिए रोहित शर्मा के लिए चैलेंज होगा, बट वी शुड नेवर जज रोहित शर्मा बाय व्हाट ही डज इन ओवरसीज कंडीशंस इन टेस्ट क्रिकेट। व्हाट ही डज ओवरऑल इन टेस्ट क्रिकेट इज समथिंग आई थिंक वी शुड थिंक ऑफ। प्लस देखिए, टाइम अल्टीमेटली आप जितने ज्यादा से ज्यादा टाइम है या नहीं है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आई होप कि वो अच्छा कर सके बिकॉज उनको बहुत बैकिंग मिली है, बहुत कैप्टन ने बैक किया, MS धोनी ने बहुत बैक किया। आज रोहित शर्मा जहाँ है, मुझे लगता है कि MS धोनी की बदौलत है। आप बात कर सकते हैं कि सिलेक्शन कमेटी, टीम मैनेजमेंट सब बेकार है। अल्टीमेटली अगर आपको कैप्टन की बैकिंग ना हो तो आपको कोई और बैक नहीं करता। सिलेक्शन कमेटी और ये टीम मैनेजमेंट, ये सब कैप्टन के हाथ में। तो इसलिए मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को जिस तरीके से बैक किया गया MS धोनी ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक ही नीड्स टू, आई थिंक ओपन कराया उनके लिए करियर चेंजिंग हुई। और ऐसी बैकिंग मुझे नहीं लगता बहुत खिलाड़ियों को आज तक मिली है। एंड आई होप कि जो यंग खिलाड़ी आगे आ रहे हैं, चाहे वो शुभमन गिल हो, संजू सैमसन हो, इनको भी उसी तरीके का बैक करना चाहिए। और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ रोहित शर्मा से, जब वो अब सीनियर बन चुके हैं और उनको जिस तरीके से बैकिंग मिली है, आई होप ही विल पुट हिज फुट डाउन फॉर सर्टेन यंगस्टर्स और उनको भी उसी तरीके से बैकिंग देंगे। क्योंकि रोहित शर्मा एक प्राइम एग्जांपल है कि आप कमाल के खिलाड़ी बन सकते हैं अगर आपको सही तरीके से बैकिंग दी जाए। हर खिलाड़ी शुरुआत में इतना अच्छा नहीं होता, कई लोगों को टाइम लगता है, कई लोगों को टाइम लगता है अपने आप को फ्लरिश करने के लिए। रोहित शर्मा उनमें से एक वन एग्जांपल है। और रोहित की MS की सबसे बड़ी खासियत ये थी रोहित को लेके कि रोहित का इनिशियल करियर में जब इतना ज्यादा उन्होंने अच्छा नहीं किया था, लेकिन वो हमेशा ग्रुप के आसपास थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि रोहित शर्मा के बारे में डिस्कशन कभी नहीं हुई। जब भी कोई टूर होता था, चाहे वो टीम में नहीं भी होते, तो रोहित है, रोहित को पिक कर सकते हैं, तो ही वाज ऑलवेज अराउंड द ग्रुप। और वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रोहित बिल्कुल ही साइडलाइन हो गए। तो ये MS के लिए बहुत बड़ी काबिलियत तारीफ है कि उन्होंने हमेशा उनके टैलेंट को देखकर उनको उस तरीके से आसपास रखा और अल्टीमेटली आपके पास रिजल्ट है। तो मैं यही चाहूंगा कि जो आप सीनियर प्लेयर्स है, चाहे वो विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, अभी तो एक्चुअली 2 ही हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा, तो इनको उन यंगस्टर्स को उसी तरीके से फ्लरिश और उसी तरीके से ग्रूम करना चाहिए जिस तरीके से MS ने इन दोनों को ग्रूम किया। ये बड़ी अच्छी बात आपने बोली है कि एक खिलाड़ी के लिए एक लीडर, और लीडर के लिए भी बड़ा जरूरी होता है कि जब आप एक लीडर दिखाते हैं तो वो प्लेयरों को रिस्पॉन्ड भी करते देखना चाहता है। आपका ऐसा एक कप्तान आपके करियर में जिसके लिए आप कहो मैं जान दे दूंगा, मैं छलांग मार दूंगा नीचे? देखिए, मैं बहुत कप्तानों के अंडर खेला हूं। मैंने स्टार्ट जब मैंने डेब्यू किया तो मैं सौरव गांगुली के अंडर डेब्यू किया, फिर राहुल द्रविड़ के अंडर खेला, मैं MS के अंडर बहुत खेला हूं, अनिल कुंबले। लेकिन मुझे लगता है कि एक कप्तान, और ये मैंने स्टार के शो पे भी बोला था कि एक कप्तान अगर वो ज्यादा कप्तानी करता तो वो शायद बहुत रिकॉर्ड तोड़ता, और जिसके लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ वो अनिल कुंबले। क्योंकि अच्छा। मैं उनके अंडर 6 टेस्ट मैच खेला हूँ और मुझे याद है एक एक्सपीरियंस की बॉर्डर गवास्कर सीरीज थी जो हम जीते थे यहाँ पर, जहाँ पर मैंने डबल 100 बनाया था। पहला टेस्ट मैच बैंगलोर में था, दूसरा मोहाली, तीसरा चौथा नागपुर, 4 टेस्ट मैच। तो पहले टेस्ट मैच से एक दिन पहले अगले दिन टेस्ट मैच स्टार्ट होना था। मैं और वीरू रूम में थे, मैं वीरू के रूम में था, तो हम ऐसी रात को डिनर कर रहे थे। तो अनिल भाई आए रूम में। अनिल भाई ने एक ही चीज बोली कि आप इन 4 टेस्ट मैच में 8 इनिंग में अगर आप 8-0 भी बनाएंगे तो आप ये पूरी सीरीज खेलेंगे। ये सीरीज आप दोनों ही ओपन करेंगे, चाहे आप 0 बनाओ चाहे आप 500 रन बनाओ, कोई मैटर नहीं करता। ये 4 टेस्ट मैच आप दोनों ही ओपन करेंगे और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। ऐसी वर्ड्स मेरे को मेरे करियर में और किसी ने आज तक नहीं बोली। इसलिए अगर मेरे को किसी के लिए जान देनी होगी तो वो सिर्फ एक ही कप्तान है, वो है अनिल कुंबले। और वो कई ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके दिल को छू लेते हैं, कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको पूरी जिंदगी याद रहते हैं, कई ऐसे वर्ड्स होते हैं आप जो मर्जी अचीव कर लीजिए अपने क्रिकेट में, लेकिन कई ऐसी चीजें होती हैं जो हमेशा आपके दिल के करीब होती है। ये एक ऐसी चीज थी। और मुझे अभी भी याद है वो ललित होटल था जहाँ पर वो आए थे और कमरे में उन्होंने कहा था कि 4 टेस्ट मैच आप दोनों के नाम है, कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता। चाहे तीसरे टेस्ट मैच में उन्होंने खुद रिटायरमेंट ले ली, लेकिन वो वर्ड्स
उस वर्ड्स की वजह से शायद मैं वो डबल 100 बना पाया, फिर वो 100 बना पाया मोहाली में। इसलिए एक कप्तान मैंने बहुत मतलब बहुत क्लैरिटी से बोला है, अगर वो ज्यादा कप्तानी करते, शायद दादा जितनी कप्तानी या MS धोनी जितनी कप्तानी और अब जो विराट कोहली जितनी कप्तानी करी होती उन्होंने, तो शायद बहुत रिकॉर्ड उनके नाम होते। और उन्होंने टफ टोस्ट पे भी कप्तानी करी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी करी, उन्होंने श्रीलंका में कप्तानी करी, जो वो मेंडिस मुरली की सीरीज, अजंता मेंडिस, हाँ मेंडिस और मुरली की सीरीज थी, जब मेंडिस ने बहुत विकेट लिए थे। और उसके बाद उन्होंने इंडिया में तो शायद सिर्फ 3 ही टेस्ट मैच में कप्तानी करी। बिल्कुल 3 नहीं, तो 2 वो मोहाली में भी खेले नहीं थे शायद। हाँ मोहाली में बैंगलोर वो खेले थे और मोहाली में MS ने कप्तानी की थी, जिसमें आपने बनाया 100, और फिर वो बिल्कुल 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 उसमें भी उनके शोल्डर। लेकिन आप अनिल कुंबले की बात कर रहे हैं गौतम, बड़ा आसान होता है, हम अनिल कुंबले को देखते हैं 600 इतनी विकेटें, ये वो हम भूल जाते हैं अनिल कुंबले वर्ल्ड कप फाइनल में बाहर बैठे। इतना बड़ा खिलाड़ी वर्ल्ड कप फाइनल में, अगर दादा ने उनको कहा कि अनिल सॉरी आपके लिए 11 में जगह नहीं है, अनिल कुंबले टुक इट ऑन हिज चिन। अनिल कुंबले कई विदेश में जाके टेस्ट मैचों में बाहर बैठते थे जब बच्चू खेलते थे। अनिल कुंबले का कभी कोई इशू नहीं आया। पाजी मैंने पीछे बोला था कि अगर इस देश में कोई बेस्ट रोल मॉडल है किसी यंगस्टर के लिए तो वो अनिल कुंबले। आपको याद होगा वेस्ट इंडीज में जब उनके जॉ फ्रैक्चर हो गया, जबड़ा एंटीगा टेस्ट उसके बावजूद ही गॉट ब्रायन लारा एंड कार्ल हूपर आउट। ओह यस। और अगर आप इमेजिन करिए अगर DRS होता उस टाइम, तो अनिल भाई और भज्जू पा कितनी विकेट ले चुके होते। मैंने अगर अनिल भाई ने 600 विकेट लिया और DRS होता ना उनके पूरे करियर में, तो वो 900 विकेट पे खत्म करते। भज्जू पा की कितनी है, 350 पौने 400 टेस्ट विकेट है। उनके 400 कुछ है, 417 है शायद, 417 है। वो खुद 600-700 विकेट्स पे खत्म करते अगर DRS होता। तो इमेजिन करिए विदाउट DRS, जब फ्रंट फुट पे LBW नहीं हुआ करता था, अनिल भाई ने कितने फ्रंट फुट पे LBW मिस करे होंगे अनगिनत। भज्जू पा ने खुद कि कितने शॉर्ट लेग पे आउट हुए होंगे जो एम्पायर ने नॉट आउट दिए होंगे, या कितने LBW जो आउट होंगे जो नॉट आउट दिए गए होंगे जहां पर DRS नहीं होगा। तो ये दोनों आज जब हम बात करते हैं, एक ने 600 पे खत्म करी, एक ने 400 पे, तो DRS के साथ एक 900 पे खत्म करता, एक 700 पे खत्म करता। तो दीज टू आर प्रॉब्ली द ग्रेटेस्ट स्पिनर्स इंडिया एवर हैड। कि हम बात करेंगे कि बाकी लोग कितने बड़े बड़े स्पिनर्स रहे हैं, नहीं। अगर हिंदुस्तान की हिस्ट्री में 2 सबसे बड़े स्पिनर कोई हुए हैं तो वो है अनिल कुंबले और हरभजन सिंह। विदाउट DRS आप इमेजिन करिए आज के जमाने में अगर वो खेल रहे होते और जैसे अब LBW दिए जाते तो इनके स्टार्ट्स कहां पर होते। और प्लस और इन्होंने विदेश में जाके टेस्ट मैच जिताए हैं बतौर स्पिनर्स। इन्होंने विदेश में हेडिंगले में टेस्ट मैच जिताया, डर्बन में आपको टेस्ट मैच जिताया, जहां पर सीमिंग ट्रैक्स पे इन दोनों ने जिताया। मुझे याद है भज्जू पा का एक स्पेल केप टाउन में जहां पर इन्होंने 7 या 8 आउट करे थे सेकंड इनिंग। मतलब केप टाउन में जाके आपका स्पिनर 7 आउट कर रहा है सेकंड इनिंग में, तो आप इमेजिन करिए जब आप पर कोई DRS नहीं होता था। रैंक टर्नर्स पे तो मुझे नहीं लगता ये कभी रैंक टर्नर्स पे खेले भी हैं। इमेजिन अगर भज्जू पा और अनिल भाई रैंक टर्नर पे खेले होते, जिस तरीके से पीछे हमने 2-3 साल पहले या 4 साल पहले इंडिया में विकेट्स देखी हैं, अगर ऐसी विकेट्स पे खेले होते तो शायद ऑपोजिशन 100 रन भी ना बना पाता। जो क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन अब है, चाहे आप साउथ अफ्रीका को देख लीजिए, चाहे आप श्रीलंका को देख लीजिए, जो क्वालिटी अब है, इन दोनों स्पिनर्स को अगर आप इस तरीके के विकेट्स पे खिलाते तो आई थिंक इंडिया 2-2-2.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म कर चुका होता। सही बात है, और मैं उसको गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन क्रिकेट भी मानता हूँ। आई थिंक 2002 से लेके जो 2011-12 इंग्लैंड जाने से पहले, या इंग्लैंड दौरे को भी अगर आप इंक्लूड कर ले, शायद वो जो टेस्ट टीम थी, शायद वो गोल्डन बॉयज ऑफ इंडियन क्रिकेट। अच्छा, मुझे आपने एक बहुत अच्छा आइडिया दे दिया। मुझे पता है कि आपको भी जाना है, बहुत छोटा सा है। अगर आप ऑल टाइम इंडिया की टेस्ट 11 चुने, आसान होगा आपके लिए, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ओपनर आपके 2 कौन से होंगे? सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग। नंबर 3 राहुल द्रविड़। 4 सचिन तेंदुलकर। 5 विराट कोहली। 6 कपिल देव। 7 MS धोनी। 8 हरभजन सिंह। 9 अनिल कुंबले। 10 जहीर खान। 11 आप बता दो, मेरे को 11 नाम नहीं समझ आ रहा। अब देखिए, मौजूदा हालात में बुमराह डन वेरी वेल, बट जवागल श्रीनाथ को कैसे? जवागल श्रीनाथ, सॉरी जवागल श्रीनाथ। आप इमेजिन करिए जवागल श्रीनाथ, जहीर खान, कपिल पाजी, कपिल देव, हरभजन सिंह एंड अनिल कुंबले। वाओ। एंड कहीं पर भी 100 एब्सोल्युटली, कहीं पर भी मतलब कहीं पर भी आंखें बंद करके मतलब मैं विकेट भी ना देखता। मैं एक्चुअली क्यूरेटर को ये बोलता कि आपने इंडिया में कहीं पर भी जो भी विकेट देनी है आपकी मर्जी।
सही बात है। मैं अब देखिए, मैं आपको 11 क्यों चुनवाई, ये मेरे भी तकरीबन क्या मेरे यही है 11। मैंने आपसे 11 इसलिए चुनवाई कि इसमें एक सनी भाई को छोड़ दीजिए, एक कपिल पाजी को छोड़ दीजिए, और टू एन एक्सटेंट आप जवागल श्रीनाथ को छोड़ दीजिए, और विराट क्योंकि मौजूदा है। बाकी सारे आपके जो प्लेयर्स हैं वो 2002 से 11 वाले गोल्डन पीरियड के हिस्सा हैं, बिल्कुल जिस टीम में आप खेले हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, ट्रिकी क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि कप्तान कौन होते मैं इसका आंसर दे भी नहीं सकता। नहीं, कप्तान भी चुन लीजिए। नहीं मुश्किल है मेरे लिए। मेरे लिए कप्तान अनिल भाई, बिकॉज एक चॉइस है आपकी, क्योंकि उन्होंने ज्यादा कप्तानी की नहीं, बट कप्तानी की है, वो आपकी चॉइस है। गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आई होप आप बोर नहीं हुए आज। नहीं बिल्कुल नहीं, लव्ड इट। आपके साथ नहीं बोर होता मैं कभी भी नहीं। मेरे तो ये आपका प्यार है, और नहीं, थैंक यू वेरी मच। एक तो परिवार को बेस्ट विशेष, प्लस जो आप काम कर रहे हैं, बिकॉज मैंने रोहित ने ही जो आपको ट्वीट किया, आपके ट्वीट पे जो उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि थैंक यू वेरी मच गौतम भाई फॉर द विशेष, बट आप जो काम कर रहे हैं वो उन्होंने भी बड़ी उसकी सराहना की। अभी जैसे भज्जू पा कह रहे थे, उस दिन मैं यूवी पाजी के साथ कर रहा था, वो भी बहुत तारीफ आपकी कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने भज्जू पा का भी ट्वीट देखा था, जब भज्जू पा ने भी बहुत राशन बांटा है, एंड इनफैक्ट आई थिंक ऑल ऑफ अस आर इन इट टुगेदर। और आई एम श्योर कि क्रिकेट ने हमारे को एक चीज तो सिखाई है, ये सिखाया है कि देश के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा काम हो सके वो करना बहुत जरूरी है। एंड आई एम श्योर मैं अकेला ही नहीं हूँ, भज्जू पा, यूवी, सब अपनी कैपेसिटी में कोई ना कोई काम कर होगा। शायद ऊपर वाले ने मुझे जरिया दिया है कि मैं लोगों की जिंदगी अभी बदल सकूं, टच कर सकूं, लेकिन आई एम श्योर सभी मिलके काम कर रहे होंगे, और आई थिंक इस वायरस से हम सब मिलकर ही जीतेंगे। हेलो। Hi. I think she. Hello. Say hi. How was your birthday? Nice. Nice. वो तो बेचारी तो कह तो रही है नाइस, बट भगवान की दया से जब सब ठीक ठाक हो तो इनका वक्त इनको वापस चाहिए होगा। आई थिंक मोर देन अस। बच्चों को अभी अंदाजा नहीं है कि उनका वक्त कब वापस आएगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। थैंक यू वेरी मच गौतम। हालांकि कुछ लोग बड़े, जिनको हेडलाइंस चाहिए थी, वो बड़े निराश होंगे कि मैंने शाहिद आफरीदी का नाम नहीं लिया इस पूरी चैट में। कोई बात नहीं, चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पाजी। आप ध्यान रखिए प्लीज अपना। आप भी प्लीज गिव माय रिगार्ड्स टू द एंटायर फैमिली एंड बी सेफ। थैंक यू फॉर एनीथिंग, इफ आई कैन डू इट, एनी हेल्प प्लीज। थैंक यू। बस, थैंक यू। थैंक यू।